आपका अपने चैनल तैयारी तक पे। इस वीडियो में देखेंगे अपन जो ना महाजनपद काल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए विभिन्न एग्जामों में, जैसे एसएससी एग्जाम में पूछा हुआ है, यूपी पीएससी में पूछा हुआ है, और इन्हीं ऑब्जेक्टिव जितने बन रहे हैं उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ कवर कराऊंगा। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। और इस वीडियो से आप ये चीज़ ज़रूर सीख जाओगे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है तो अगली बार जो क्वेश्चन पूछेगा ये एसएससी, तो वो इसके इर्द गिर्द के क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको अपनी तैयारी उसी हिसाब से करनी है। और मैं फिर बता दूं आपको, ज़्यादा से ज़्यादा अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, यानी चाहे वो कोई सा एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे यूपी पीएससी का हो, चाहे वो आरएस में आया हो, चाहे आईएएस में आया हो, चाहे वो रेलवे ने पूछा हो, आपको वही क्वेश्चन लगाने हैं। और उससे रिलेटेड आप 360 डिग्री पे तैयारी करोगे तो सारा अच्छे से हो जाएगा। और मैं भी मेरी सीरीज़ यही लेके आऊँगा अभी। तो शुरू करते हैं अपन। क्वेश्चन अपना, छठी और चौथी ईसा पूर्व शताब्दी के बीच सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना, तो वो कौन था? तो वो था मगध। अब अपन देखते हैं मगध के बारे में। तो देखो मगध से आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो मगध से ये पूछा जा सकता है कि मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन था। पहला क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप अपने नोट्स में ज़रूर लिख लेना, लिखना चाहो तो नहीं कि वापस आप शॉर्ट पॉइंट में कीवर्ड में ज़रूर लिखना। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था वृद्धरथ। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक तो वृद्धरथ, और इसका एक बेटा भी था जरासंध। और ये क्वेश्चन आगे पूछा हुआ भी है, वृद्धरथ के बेटे का क्या नाम था? तो वह था जरासंध। अब इनकी राजधानी पूछी जा सकती है कि मगध के सबसे प्राचीन वंश की राजधानी क्या थी, या वृद्धरथ की राजधानी क्या थी? तो वो थी गिरिब्रज, और इसे कहा जाता था राजगृह। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया। फिर आपसे और क्या पूछा जा सकता है? तो देखो और आपसे पूछा जा सकता है कि मगध पे किन वंशों ने शासन किया। तो सबसे पहले यह ध्यान रखना, क्रम जरूर ध्यान रखना है, हर्यक वंश के बाद में कौन आया? तो नागवंश के बाद में कौन आया? नंदवंश, और नंदवंश के बाद में कौन आया? मौर्य वंश। अब ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा है कि हर्यक वंश के बाद में किसने शासन किया, नंदवंश के बाद में किसने किया, इनमें से कौन सा पुराना है, कौन सबसे पहला है। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे आगे देखने को, तो ये ज़रूर ध्यान रखना। तो इसमें सबसे पहले हर्यक वंश, और हर्यक वंश के कितने शासकों ने शासन किया? तो आप इस हिसाब से ध्यान रखना ट्रिक से, 52 के हिसाब से। बी का मतलब हो जाएगा बिंबिसार, ए का मतलब अज्ञात शत्रु, यू का मतलब उदयन, और एन का मतलब नागदशक। अब आपसे पूछे हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। और हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था नागदशक। और फिर नागदशक के बाद में कौन आता है? नागदशक के बाद में आता है तो वो आता है नागवंश, और नागवंश का संस्थापक था शिशुनाग। तो ये चीज़ें आपको ऐसे ध्यान रखनी है। तो हर्यक वंश, फिर आपसे पूछा जा सकता है कि हर्यक वंश ने शासन कब से कब तक किया। हर्यक वंश ने शासन किया था तो वो क्या 544 से 412 ईस्वी, 544 से लेकर 412 ईसा पूर्व। किसका शासन था? हर्यक वंश का। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। देखो वीडियो में इरिटेट नहीं होना है, वीडियो में लास्ट तक जरूर देखना। काफ़ी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ करवा जाऊँगा एकदम शॉर्ट में, कि देखो हर्यक वंश ने शासन किया 544 से 412, और इसका संस्थापक कौन था? तो वही मैंने बताया था आपको, 52 के हिसाब से ध्यान रखना। यानी कि बिंबिसार के बाद में कौन है? अज्ञातशत्रु के बाद उदयन के बाद में नागदशक। पहला बिंबिसार, अंतिम में नागदशक। अब अपन देख रहे हैं पहले बिंबिसार को। तो बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था और यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो ये भी ध्यान रखना, यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। और इसने फिर क्या किया? इसने यानी बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग को मगध में मिलाया। अंग राज्य था, उसको मगध में किसने मिलाया? तो बिंबिसार ने मिलाया। ये भी ध्यान रखना। फिर क्या हुआ?
तो इसका एक राजवेद था जीवक। देखना आगे ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इसका एक राजवेद था जीवक, और जीवक को इसने महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए दरबार में भेजा। यानी महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए बिंबिसार ने किसको भेजा था? राजवेद जीवक को भेजा। फिर क्या हुआ? इसी बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला, वैशाली के चट्ट की बहन चेलना और मध्य देश की राजकुमारी थी क्षेमा, उसके साथ इसने विवाह कर लिया। यहाँ तक ध्यान रखना है। फिर आपसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बिंबिसार की हत्या किसने की? तो बिंबिसार की हत्या की उसके बेटे अज्ञातशत्रु ने, जो हर्यक वंश का दूसरा शासक था। बिंबिसार की हत्या किसने की? अज्ञातशत्रु ने। अज्ञातशत्रु कौन था? तो उसका बेटा था। बस ये ध्यान रखना। फिर है अज्ञातशत्रु, देखो फिर है अज्ञातशत्रु। अब आ जाता है अज्ञातशत्रु। अज्ञातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके ये मगध की गद्दी पर बैठा, और इसका उपनाम था कुणिक। ये भी पूछा जाता है, पूछा गया क्वेश्चन है कि अज्ञातशत्रु का उपनाम क्या था? तो वह था कुणिक। तो ये भी ध्यान रखना। और ये जब शासक बना, ये अंग का गवर्नर था शासक बनने से पहले, और इसने 493 से लेकर 461 ईसा पूर्व तक शासन किया, और कुल 32 वर्षों तक शासन किया। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अज्ञातशत्रु ने कितने वर्षों तक मगध पर शासन किया? तो 32 वर्षों तक इसने शासन किया। तो ये इस हिसाब से आपको ध्यान रखना है। और ये अज्ञातशत्रु है। इसी के समय प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। और तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये राजगृह में हुआ। 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, RVPK, ये मेरा अच्छे से बताया हुआ है। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। तो सबसे पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था राजगृह में, और राजगृह बिहार में है। और उसका आयोजन है किसके शासनकाल में हुआ था? तो वो अज्ञातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। फिर अज्ञातशत्रु की हत्या किसने की? तो उसके बेटे उदयन ने की। उदयन ने किसकी हत्या की? तो अपने पिता अज्ञातशत्रु की हत्या करके ये भी मगध की गद्दी पर बैठ गया। और कब बैठा? तो ये बैठा था फिर 461 ईसा पूर्वी से लेकर 445 ईसा पूर्वी तक मगध की गद्दी पर बैठा रहता है, और इसने अपने पिता की हत्या कर दी। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें ध्यान रखना, ये उदयन से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसने क्या किया? पाटलीग्राम या पाटलिपुत्र, देखो पाटलीग्राम है और इसका दूसरा नाम है पाटलिपुत्र। पाटलीग्राम नगर की स्थापना किसने की? तो ये की थी उदयन ने। और इसने देखो हर्यक वंश की पहली राजधानी क्या है? राजगृह। और इसने पाटलिपुत्र की स्थापना करके राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थापित कर दी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्यक वंश की दूसरी राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र। और राजगृह से हटाकर पाटलिपुत्र राजधानी किसने बनाई? उदयन ने बनाई। तो इस हिसाब से ध्यान रखना। इसमें बस 3 ही पॉइंट है। एक तो अपने पिता अज्ञातशत्रु की हत्या करके ये गद्दी पर बैठ गया। दूसरा पॉइंट है पाटलीग्राम या पाटलिपुत्र की स्थापना कर दी। तीसरा पॉइंट है राजधानी राजगृह से हटाकर पाटलिपुत्र स्थापित कर दी। और चौथा पॉइंट है कि उदयन के बाद में नागदशक हर्यक वंश का शासक बना। तो इस हिसाब से ध्यान रखना है। फिर है नागदशक। अब नागदशक में क्या ध्यान रखना? यह उदयन का पुत्र था और हर्यक वंश का अंतिम शासक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नागदशक था। फिर हर्यक वंश के बाद में शासक कौन बना? तो शिशुनाग, यानी शिशुनाग वंश। हर्यक वंश के बाद में कौन आता है? तो आता है शिशुनाग वंश। तो इस हिसाब से ध्यान रखना। फिर शिशुनाग वंश में कितने शासकों को पढ़ना भाई? तो आपको केवल 3 शासकों को पढ़ना। अभी यहीं पे सारा क्लियर करा देता हूँ। कौन सा? शिशुनाग, कालाशोक और नंदीवर्ध, यानी SKN। तो पहला तो कौन है? शिशुनाग। तो ये नागवंश का संस्थापक है। अब नागवंश से कब तक शासन किया? तो 412 से लेकर 344 तक है किसका शासन था? नागवंश का। फिर शिशुनाग ने क्या किया? राजधानी, देखो पहली राजधानी तो है राजगृह, दूसरी पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र से हटाकर इसने क्या कर दिया? RPV, यानी कि राजगृह से हटाकर पाटलिपुत्र उदयन ने की। और पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली किसने स्थापित की? तो वो शिशुनाग ने अपनी राजधानी यानी
नागवंश की राजधानी या मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर किसने स्थापित की? तो वो शिशुनाग ने की। कहाँ पे की? वैशाली में। फिर इसका उत्तराधिकारी कौन था? कालाशोक, और उसे जिसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। इसने क्या कर दिया? राजधानी को पाटलिपुत्र से, यानी वैशाली से हटाकर वापस पाटलिपुत्र कर दी। यानी देखो राजधानियों का क्रम RPVP के हिसाब से ध्यान रखना। पहली राजधानी राजगृह, दूसरी पाटलिपुत्र, तीसरी वैशाली और चौथी पाटलिपुत्र। तो इस हिसाब से ये ट्रिक भी ध्यान रखना, RPVP ये राजधानियों का क्रम है। तो ये किसने किया? काकवर्ण ने। और काकवर्ण जिसे कालाशोक भी बोला जाता है, इसके समय कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? दूसरी बौद्ध संगति हुई, और जिसकी अध्यक्षता सभा कामिनी की थी। और कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। तो ये भी ध्यान रखना। फिर है नंदीवर्धन। कुछ ही नहीं करना, यह नागवंश का अंतिम शासक था। नागवंश का अंतिम शासक कौन था? तो वह नंदीवर्धन था। काफ़ी सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं आपके, और ये सारे के सारे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कहीं ना कहीं। अब नागवंश के बाद में कौन आता है? तो नंदवंश। नागवंश के बाद में आता है नंदवंश। और नंदवंश ने कब से कब तक शासन किया? तो 344 से लेकर 322। 344 से लेकर 322। अब इसमें है नंदवंश। और नंदवंश का संस्थापक कौन था? तो इसे महापद्यनंदन या महानंदीवर्धन भी बोला जाता है, ये भी ध्यान रखना। तो इसका संस्थापक था महापद्यनंद। महापद्यनंद ये कौन था? तो ये नंदवंश का संस्थापक था। और ये नंदवंश का सबसे महान शासक था, ये भी ध्यान रखना। और इसमें एक ये ध्यान रखना, इसने कलिंग में एक सिंचाई नहर का निर्माण करवाया था। अब आपसे पूछेगी किस नंदवंश के किस शासक ने कलिंग में सिंचाई नहर का निर्माण करवाया? तो वह था महापद्यनंद। और महापद्यनंद के बाद में कौन आता है? तो महापद्यनंद के बाद में आता है गणानंद। बस इसमें दो ही चीज़ देखनी है, यानी MG के हिसाब से ध्यान रखना। महापद्यनंद हो ही गया। दूसरा है गणानंद। और इसके समय क्या हुआ? यूनान का एक शासक था सिकंदर। अब ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि सिकंदर ने कब शासन आक्रमण किया? तो सिकंदर ने गणानंद के समय या नंदवंश के समय शासन आक्रमण किया। कब किया? 326 ईसा पूर्वी को। और ये भी ध्यान रखना, और ये यानी गणानंद किसके समकालीन था? सिकंदर के समकालीन था। और नंदवंश का अंतिम शासक था। नंदवंश का अंतिम शासक था। और फिर क्या हुआ? 322 में चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य या चाणक्य, यानी कौटिल्य का दूसरा नाम था चाणक्य, उसकी सहायता से हराकर मौर्य वंश की स्थापना कर दी। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी? तो वो गणानंद को हराकर। तो अब मगध में अपन पढ़ रहे थे कौन सा? हर्यक वंश, फिर नागवंश, फिर नंदवंश। अब कौन सा आ गया? मौर्य। तो अब इनके संस्थापक भी आपको पता होने चाहिए कौन कौन था। देखो बिंबिसार था, नाग का शिशुनाग था, नंद का महापद्यनंद, और मौर्य का चंद्रगुप्त मौर्य। इस हिसाब से आपको ध्यान रखना है। तो अपने अभी 3 वंश देख लिए। इसमें से अपन ने देखो हर्यक देख लिया है, नाग देख लिया और नंद देख लिया। अब नंद के बाद में कौन आ जाता है? तो आ जाता है मौर्य वंश। और मौर्य अपन अगले जैसे कोई क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें मैं आपको डिटेल से समझा दूंगा, क्योंकि अभी यहाँ करवाऊंगा तो काफ़ी स्टूडेंट है वो डिमोरलाइज हो जाएंगे और वो छोड़ के चले जाएंगे। हालांकि मैं अपने काम के प्रति ईमानदार हूँ, मैंने एक भी पॉइंट आपको एक्स्ट्रा बिना मतलब का नहीं बताया। ये तीनों वंश मैंने ऑफलाइन पढ़ा है, तो लगभग मैंने 1 घंटा लिया है वहाँ पे। और मेरे अलावा जहाँ कहीं भी आपने देख लेना चाहिए, आप यूट्यूब पर देख लेना चाहिए, ऑफलाइन देख लेना। ये तीनों पॉइंट एक दिन में किसी ने नहीं करवाए, तो इसलिए मैं अपने काम के प्रति ईमानदार हूँ। तो आप बेझिझक रहे, आराम से वीडियो देखना, आपको एक एक पॉइंट काम का मिलेगा। और ये मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट जो ये वीडियो भी देख रहे हैं वो भली बात ही जानते भी है। और अगर मेरे काम में कमी है तो वो कमेंट करके ज़रूर बता दे, वो बता सकते हैं, अलग आईडी से बता सकते हैं अगर मेरा काम में कमी है तो। क्योंकि मैं कभी भी मैं ये नहीं चाहता कि स्टूडेंट का बुरा हो, क्योंकि हम भी तो स्टूडेंट रहे हैं कोई टाइम। अभी मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो डलवाया था मैडम से, जिसमें देखो थोड़ा सा, सॉरी मैं आपके टाइम भी ख़राब कर रहा हूँ,
मैंने 60 मिनट में 2 वीडियो डलवाए हैं। एक वीडियो था मेरा लगभग 43 मिनट का और दूसरा था 21-22 मिनट का, तो लगभग 60 मिनट का वीडियो था। उसमें लगभग यानी 320 प्लस क्वेश्चन वन लाइनर वो क्वेश्चन थे जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए। 60 मिनट में 300 से भी ज़्यादा वन लाइनर क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन नहीं देखा, किसी ने देखा ही नहीं। तो आजकल तो टाइम यही है ना, जो काम 10 मिनट में हो सकता है उसको अपन 100 मिनट लगाएं, वहाँ ज़्यादा पब्लिक टिकती है। तो देखो हमारे बस की तो ये बात है नहीं, हम तो हमारा तो यही मोटिव है। खुद ने भी तैयारी करी है भाई, हम भी उस टाइम थे, टीचर आज बने या सक्सेस आज हुए हैं, इसलिए मैं आपका टाइम नहीं खराब करना चाहता। तो अब ये क्वेश्चन है अपना, प्रारंभिक गणतंत्र कौन सा सही नहीं था। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था, तो ये साके भी था, ऋषि भी था, योद्धे नहीं था। तो ये ध्यान रखना, हालांकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो देखो अगला है, मैगस्नीज की पुस्तक का नाम क्या था। अब मैगस्नीज की पुस्तक का नाम क्या था, तो ये इंडिका था, सबने पढ़ा हुआ आराम से, कोई दिक्कत नहीं। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, तो वह कौन सा है, तो वह है विशाखादत्त। तो विशाखादत्त की पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में अवंती किसे कहा जाता है। मध्य प्रदेश में अवंती कहा जाता है, तो वो उज्जैन को कहा जाता है। अब बताना, देखे आराम से बताओ भाई, नंद वंश का संस्थापक कौन था। नंद वंश का संस्थापक कौन था, अभी बताया मैंने, प्रैक्टिस भी करवाई है। बताओ देखे, ये दोनों क्वेश्चन मेरे अच्छे से मैंने डिटेल में समझा दिया। यही टेस्ट हो रहा है आपका, मैच कुछ सेकंडों कुछ मिनटों में टेस्ट हो रहा है। देखो बताओ देखे, नंद वंश का संस्थापक। अब बताओ, नंद वंश मगध पर शासन करने वाला कौन सा वंश था, तो मैं वापस बता दूं, 1 नंबर पर हर्यक, 2 नंबर पर नाग और तीसरे नंबर पर नंद वंश था। अब नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो मैंने बताया था आपको, महापद्यनंद या महानंदी वर्धन। देखो कालाशोक, कालाशोक कहाँ का था भाई, तो कालाशोक आप बताओगे कि नागवंश का दूसरा शासक था कालाशोक, तो ये तो नहीं होगा। नागार्जुन कौन था, तो भाई नागार्जुन जिसे नागसेन के भी नाम से जाना जाता है, तो ये तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है, इसमें तो नाम ही नहीं है। घनानंद, घनानंद कौन था भाई, तो घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था ये तो ये भी नहीं हो सकता। तो फिर कौन सा होगा, तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा, बस सीधी सी बात है। तो महापद्यनंद या महानंदीवर्धन, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब बताओ भाई, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। बताओ मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो मैंने ये भी बताया था, कैसे बताया था, RPVP, ये मगध की राजधानियों के क्रम पे शुरू के। RPVP, आर का मतलब तो राजगृह, और किसने स्थापित की, तो ये सबसे पहले आ रही है कहाँ से, वरदरथ से होते हुए हर्यक वंश का शासक था बिंबिसार, उस समय से यही थी। फिर दूसरी राजधानी कौन सी थी, पाटली, तो ये पाटली तो दूसरी थी, तो ये नहीं होगा। वैशाली, ये तीसरी राजधानी, ये नहीं थी। चंपा का नाम नहीं सुना, तो आंसर क्या हो जाएगा, गिरिब्रज या राजगृह। अब क्वेश्चन अगला कौन सा पूछा जा सकता है भविष्य में आपसे, तो मगध की राजधानी प्रथम तो ये थी, दूसरी कौन सी थी, पाटलिपुत्र। और ये पाटलिपुत्र किसने बनाई, तो उदयन ने बनाई थी। और उदयन कौन था, हर्यक वंश का तीसरा शासक था, और इसने पाटलिग्राम या पाटलिपुत्र नगर की स्थापना भी की। फिर है वैशाली, वैशाली किसने बनाई भाई, बताओ देखे, वैशाली किसने बनाई थी, और फिर वापस पाटली किसने बना दी, तो ये किसने बनाई, नाग वाले ने बनाई थी, और ये वापस नाग के दूसरे ने बना दी। तो इस हिसाब से ये चारों राजधानियाँ भी आपको ध्यान रखनी है। और ये पूछ लिया ना प्रथम, तो प्रथम पूछ लिया तो दूसरे तीसरे भी पूछी जा सकती है, तो इस हिसाब से ध्यान रखना है। फिर है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप से चयन किया गया। अरे वाह, क्या बात है। बताओ भाई, सारा क्वेश्चन अभी हुआ है और सारे के सारे आ गए हैं, देख लो। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि पाटलिग्राम या पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की, तो बताओ। अज्ञातशत्रु, अज्ञातशत्रु कौन था भाई,
तो हर्यक वंश का दूसरा शासक था जिसने अपने पापा बिंबिसार को मारा था। कालाशोक, कालाशोक तो काक वर्ण था भाई, कालाशोक तो काक वर्ण था, इसका दूसरा नाम काक वर्ण, तो ये भी नहीं था। कनिष्क कौन था? कनिष्क तो यहाँ है ही नहीं, कुषाण वंश से संबंधित है, तो ये भी नहीं होगा। कौन होगा? उदयन। बताओ देखे भाई, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम, देखो दूसरी बार पूछे तो अलग बात है, दूसरी बार तो ये काका हो जाएगा, काकवर्ण वाला, लेकिन पहली बार पूछा है तो मैंने बताया था आपको किस हिसाब से, RPVP। देखो पहली बार पाटलिपुत्र किसने बनाई? उदयन ने। दूसरी बार पाटलिपुत्र किसने बनाई? कालाशोक ने। तो इस हिसाब से ध्यान रखना, क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उदयन। क्वेश्चन को ढंग से देख लेना एक बार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? बताओ भाई, अभी बताया मैंने। निम्नलिखित में से कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? और सिकंदर ने इसके शासनकाल में 326 में आक्रमण भी किया, और 322 में किसने आक्रमण किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य तो होगा ही नहीं। बताओ भाई, मगध पर सिकंदर का समकालीन था, आराम से बताओ। शुक्ल पर ये तो नाम ही नहीं पूछा, और ये तो नंदवंश का संस्थापक था, तो बचा कौन? गणानंद। और गणानंद ही समकालीन था किसके? सिकंदर के, और सिकंदर ने इसी के समय आक्रमण किया। आ जाओ भाई, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। CDS में आया क्वेश्चन है, कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो भाई बुद्ध के समकालीन देखने हैं तो कौन कौन थे? तो अज्ञात शत्रु था, और कौन था? प्रसेनजित। तो 1 और 3 दोनों सही है, यानी कि अज्ञात शत्रु और प्रसेनजित दोनों महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। फिर क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय, देखो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। पीछे क्वेश्चन पूछा है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्न राजवंशों में से किसी एक का शासन था। तो आपको क्या देखना है? पहले तो ये देखना है कि सिकंदर के समकालीन कौन था, और सिकंदर ने किसके समय आक्रमण किया। तो अपन ने क्या देखा था? गणानंद के आक्रमण। तो गणानंद किस वंश का शासक था? तो वो था नंद वंश का। तो अपन को ऑप्शन में पहले नंद वंश ही देखना है। तो नंद है क्या? ये रहा। तो आंसर क्या हो जाएगा? नंद वंश का आंसर हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन को देख लो किस तरीके से पूछा जा सकता है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। फिर ये RPF सब इंस्पेक्टर में आया हुआ क्वेश्चन है, अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किस नए शब्द का निर्माण किया? तो वो किया था धम्म महामात्र। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। फिर है, आ जाओ, बहुत ऐसा क्वेश्चन है, और ये भी मैंने पीछे करवाया है कि चंद्रगुप्त, और ये क्वेश्चन RPF में तो 2019 में पूछा है, लेकिन उससे पहले काफ़ी क्वेश्चनों में ऐसे पूछ जा चुका है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी मदद से नंद वंश को पराजित करने में सफल हुए? तो नंद वंश का शासक था, कौन था भाई? कौन था रे? तो वो था गणानंद। और गणानंद को कब हराया? 322 में हराया। और किसकी सहायता से? कौटिल्य की सहायता से। और कौटिल्य का दूसरा नाम क्या था? कौटिल्य का नाम था चाणक्य, और चाणक्य का दूसरा नाम था विष्णुगुप्त। इस हिसाब से ध्यान रखना, सॉरी, हाँ चाणक्य। तो ऑप्शन अपना मिल गया चाणक्य। देखो कदमक ये तो था ही नहीं, कोई मतलब बिंदुसार ये था नहीं, तो सीधा सीधा चाणक्य, और मैंने बताया भी है। फिर अगला क्वेश्चन है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? तो ये अपनाया था उपगुप्त से प्रभावित होके, उपगुप्त से प्रभावित होके। फिर अगला क्वेश्चन, अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेखों को सफलतापूर्वक सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? भाई खोजने वाला तो पेंथेलर था, खोजने वाला तो कौन था? पेंथेलर। खोजने वाला तो पेंथेलर था, लेकिन पढ़ने वाला कौन था? जेम्स प्रिंसेप। और इसने कब पढ़ा था? तो ये भी अगर पूछा गया है क्वेश्चन, तो 1837 में इसने पढ़ा था। और ये किस वंश का शासक था? तो ये भी ध्यान रखना भाई। तो ये मौर्य वंश का शासक था। और किसके बाद में आया? तो देखो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में कौन बैठता है? बिंदुसार। और बिंदुसार के बाद में कौन आता है? अशोक। CBA के हिसाब से ध्यान रखना, चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार।
और बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक, जिसने 273 से लेकर 232 तक इसने शासन किया। तो इस हिसाब से भी ध्यान रखना। और ये राजगद्दी पर बैठा उस समय अवंती का राज्यपाल था, तो इस हिसाब से ध्यान रखना। और अशोक के शिलालेखों की खोज की थी 1750 में पादरेटी पेंथलर ने। 1750 में पादरेटी पेंथलर ने खोज की थी। और कितने खोजे थे? तो 14 खोजे थे, ये भी ध्यान रखना। और इसमें 14 में एक तो पहला अभिलेख शिलालेख ध्यान रखना, इसमें क्या है? तो पशु बलि की निंदा की गई है। और फिर एक 7वां, ये भी ध्यान रखना, 7वां यह अशोक का सबसे लंबा अभिलेख था। फिर एक पूछा जा सकता 8वां, तो 8वां में अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। और 13वें में आपको पता ही है कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है और हृदय परिवर्तन की जानकारी भी इसी में मिलती है, क्योंकि इस कलिंग युद्ध के बाद में तो अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, तो ये भी ध्यान रखना। फिर अशोक का एक अभिलेख था कौशाम्बी अभिलेख, उसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता था, इस हिसाब से ध्यान रखना। और कलिंग विजय के बाद ही इसने उपगुप्त से शिक्षा लेकर बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था इसने, ये भी ध्यान रखना। और हालांकि और भी अपन कभी मौका मिलेगा तो अशोक के बारे में और बताऊंगा आपको। फिर है अगला क्वेश्चन, अशोक प्रतिष्ठित मौर्य वंश का कौन सा शासक था? आ गया ना भाई, देखो अभी बताया था मैंने आपको कि अशोक प्रतिष्ठित मौर्य वंश का किस क्रम का शासक था और वह प्राचीन काल में भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे शक्तिशाली राजा था। रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, ज़्यादा कहीं उलझना ही नहीं था। आपको तो ये देखना है कि कौन सा शासक था, तो मैंने यही बताया था ट्रिक, जो मेरी ट्रिक है ये आपको काम आएगी। बस मैंने ये बताया था CBA, आपको CBI नहीं ध्यान रखना, आपको CBI ध्यान रखना है। हरियक वंश में मैंने आपको बताया था बाउन, BAUN, यानी कि बिंबिसार, अज्ञातशत्रु, उदयन और नागदशक, इस हिसाब से। फिर मैंने नागवंश का बताया था SKN, ऐसे ये छोटे छोटे पॉइंट है आपको याद रखने। तो CA का मतलब चंद्रगुप्त, उसके बाद है बिंदुसार और ये अशोक। तो पूछा क्या अपन को? अशोक पूछा है। तो कौन सा शासक था? तो 1 नंबर पर ये, 2 नंबर पर बिंदुसार और 3 नंबर पे कौन था? अशोक। तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर 4 हो जाएगा, तृतीय। तो क्वेश्चन CBA के हिसाब से देख लेना। तीसरा फिर है मौर्य राजवंश की स्थापना के आक्रमण के बाद हुई। अब बताओ, देखिए मौर्य वंश या मौर्य राजवंश की स्थापना किसके आक्रमण के बाद हुई? ये ग्रुप डी में पूछा है। तो बताओ, नंद वंश का शासक था, कौन था भाई? घनानंद। घनानंद के समय क्या हुआ था? 326 में सिकंदर ने आक्रमण किया और 322 में फिर बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने आक्रमण किया था। तो इसमें पहले तो ऑप्शन देखो, दोनों ये कट जाएंगे, तीसरा ये कट जाएगा, सिकंदर महान। तो सिकंदर महान ने ही तो आक्रमण किया था 326 में, उसके बाद में आक्रमण किया था 322 में तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो इसका आंसर हो जाएगा सिकंदर महान। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना एक बार, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते, तो आपको घबराना नहीं है। पहले तो क्वेश्चन को समझो, ये पूछना क्या चाह रहा है। फिर आ जाओ, देखो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन सा है? अभी बताया मैंने CBA, अभी तो बताया आपको कि CBA। अब आराम से बता सकते हो कि बिंदुसार का कौन था, चंद्रगुप्त का कौन था। तो क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक नहीं था भाई, अशोक तो लास्ट का था, ये तो बिंदुसार का था। विष्णुगुप्त, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है अभी। कुणाल, ये भी नहीं है, तो कौन हो जाएगा? तो इसके नीचे देखो कौन है? बिंदुसार। तो ऑप्शन है 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बिंदुसार। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में कौन आता है? तो वह आता है बिंदुसार। फिर आ जाओ अगला क्वेश्चन, किस सम्राट ने कलिंग युद्ध के बाद के पश्चात युद्ध का त्याग कर दिया? अब बताओ, आराम से बता सकते हो। कलिंग युद्ध के बाद, अब मैंने बताया था कलिंग युद्ध की जानकारी तो अशोक के 13वें अभिलेख में मिलती है, और उसने क्या कर दिया बाद में? बौद्ध धर्म अपना लिया, मतलब इसका हृदय परिवर्तन हो गया। तो युद्ध का त्याग किसने किया? अशोक महान ने। तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बताओ, चाणक्य किस सम्राट के प्रधानमंत्री थे? आराम से बता सकते हो। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के तो प्रधानमंत्री थे, और चाणक्य की सहायता से इसने गणानंद को हरा के नंदवंश को समाप्त किया था। तो ये ध्यान रखना। आ जाओ, अगला है सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो सांची का स्तूप ये बनवाया था अशोक ने। फिर है कलिंग युद्ध की जानकारी, देखो अभी बताया था मैंने कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो वही RSRTS में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और शिलालेख यानी अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की जानकारी अपन को मिलती है।
फिर है अगला, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? तो अशोक का नाम ही था देवान प्रियदर्शी, तो ये ध्यान रखना। फिर है निम्न में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा था? बताओ। अब आप आराम से बता सकते हो प्राचीन राजवंश कौन सा था, बताओ। देखो अब यहाँ मैंने ये बताया था एच, फिर एन, फिर एन, फिर एम, बताओ। अब इसके में कौन सा दिख रहा है? हरियक दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। नाग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? नंद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? मौर्य, मौर्य दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा? मौर्य। अब ये कौन है भाई? ये गुप्त तो बहुत ही बाद में है, कण्व, कुषाण। तो भाई साहब जैसे मौर्य चलेगा, मौर्य शासनकाल के बाद में अपन पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल। फिर मौर्योत्तर काल में देखो कुछ तो स्थानीय राजवंश थे, कुछ तो थे स्थानीय राजवंश, तो कुछ थे विदेशी, विदेशी, विदेशी। तो चार तो विदेशी शासक थे, चार ही स्थानीय। स्थानीय कौन से? तो शुंग, कण्व, सातवाहन और चेदी। शुंग, कण्व, सातवाहन और चेदी। और विदेशी कौन थे? तो हिंद, यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण, ये थे विदेशी राजवंश। ये मौर्योत्तर काल में अपन पढ़ते हैं, तो इसका तो कोई रोल ही नहीं होता, ये भी नहीं है। फिर जैसे ही ये पढ़ लेंगे अपन मौर्योत्तर काल के बाद में फिर पढ़ेंगे अपन गुप्त काल, और गुप्त के बाद में गुप्तोत्तर काल, जिसे वर्धन वंश या पुष्यमित्र वंश भी कहा जाता है। तो इस हिसाब से आपको याद रखना है। तो ये अपना आंसर हो गया। चलते हैं अगला। अपनी प्रसार की रीतियों के कारण भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। और ये समुद्रगुप्त है, ये गुप्त शासक वंश का शासन था। तो मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो इसको कैसे देखना है, SCKSV। पहला कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। फिर चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और विष्णुगुप्त। तो गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त और श्रीगुप्त ये संस्थापक था। इस हिसाब से ध्यान रखना है। फिर इसने क्या किया? महाराज धीराज की उपाधि धारण की, इसने परम भागवत की उपाधि धारण की, और इसने विक्रमांकी या विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इस हिसाब से ध्यान रखना है। तो अपन आगे कभी चर्चा होगी तो मैं ज़रूर बताऊंगा इनके बारे में। फिर क्वेश्चन है आपका कि सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी कौन सा था? भाई एनटीपीसी में पूछ लिया, और ये क्वेश्चन मैंने इतना सा बताया था आपको, सीबीए के हिसाब से ध्यान रखना। मौर्य में आपको सीबीए ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त के बाद में बिंदुसार, बिंदुसार के बाद में अशोक। तो ये क्या पूछ रहा है? अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो अशोक इसके उत्तराधिकारी थे, यानी बिंदुसार के। तो पहला ही काम देखो अपना बिंदुसार, तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे करके अपन ने देख लिया है। फिर वापस क्वेश्चन पूछा है ये आरआरबी में, और एक क्वेश्चन पीछे भी पूछा हुआ है कि चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की? तो चाणक्य ने तो की थी गणानंद को हराने में। फिर है सांची का, सांची किस कला का, मूर्तिकला का निरूपण है? तो वह है बौद्ध का। तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ हो गया अपना वीडियो समाप्त। और लगभग मैंने आपको 30 से भी ज़्यादा क्वेश्चन बता दिए हैं। 30 तो सीधे क्वेश्चन बता दिए, और साथ में इनके आसपास बनने वाले क्वेश्चन बता दिए। और भी बता देता लेकिन वीडियो फिर लंबा हो जाता, तो आप थोड़ा इरिटेट भी हो जाते। मेरे क्या थोड़ा गला ख़राब है, इसलिए मैं आपको सही से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा। तो बाकी आपको आवाज़ से ज़्यादा कंटेंट पे ध्यान देना है, और अपने कीवर्ड में ज़रूर लिख लेना है, क्योंकि अब आपके पास लंबी स्टडी करने का टाइम नहीं है। जितनी ज़्यादा आप स्मार्ट स्टडी करोगे उतना ही आप पेपर के नज़दीक पहुंच जाओगे। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। इसी तरीके से मैं आपको सारे सॉल्यूशन कराऊंगा, और वो भी 360 डिग्री पे, जितने भी आपको क्वेश्चन बन रहे। अब मैंने आपको थोड़ा सा टाइम ले लेता हूँ आपको, यानी मैंने आपको हरियक वंश बताया, नाग और नंद, इन तीनों में से तो आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप जितना भी मैंने बताया बस जल्दी जल्दी बताया, तो आपको जल्दी जल्दी वही वीडियो स्किप करके थोड़े पॉइंट लिख लेने। और बाकी आपको फिर मैंने मौर्य के बारे में कुछ तो बताया, और बाकी अब जब भी वीडियो में गुप्त और मौर्य और बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद सभी को। जय हिंद।